सो हेलो। पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का सारा एंट्री मैंने आपको समझा दिया कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में क्या क्या केसेस होते हैं, उसके लिए क्या क्या एंट्री पास करना है आपको। अब फटाफट से मैं इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल भी करवा दूं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है, कि कैसे इसका एंट्री पास करते हैं। देखो, एग्जाम में आपका दो ही तरह क्वेश्चन आता है। एक तो क्वेश्चन मैक्सिमम चांस है कि जर्नल वाला आ जाए, या तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के ऊपर आ जाए या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस प्लस ये सब जो एंट्री हम लोगों ने किया था, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, रियलाइजेशन ऑफ लाइबिलिटी, इन सबको मिक्स करके आ जाए, मतलब एंट्री वाला क्वेश्चन आ जाए। 5 या 6 एंट्री दे देगा, उसका 5 या 6 नंबर रहेगा, मेनली 6 नंबर में ही रहता है। ठीक है, तो ये फ्री का नंबर है आपके लिए, बड़ा इजीली अगर एंट्री आता है तो फटाफट कर लोगे, टाइम भी बच जाएगा और मार्क्स भी आ जाएंगे। इसलिए एंट्री वाला क्वेश्चन आपका आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है कि एग्जाम में आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन। इसलिए एंट्रीज को अच्छे से समझ के जाओगे, प्रैक्टिस करके जाओगे ताकि एग्जाम में बना के आओ। देखो, मैं इसका एग्जांपल भी करा दूं आपको। एक सीबीएसई का क्वेश्चन ही है ये, 2017 का क्वेश्चन है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के ऊपर था ये एंट्री। देखिए कैसा क्वेश्चन है। कह रहा, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द फॉलोइंग केसेस। क्या क्या केस है? पहला केस आपके पास दिया है कि भाई डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है 800 का, इसका एंट्री क्या पास करोगे? तो मैंने आपको क्या कहा था, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के केस में हमेशा आप देखना पे कौन कर रहा है और बियर कौन कर रहा है। ठीक है, यही दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बोला डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर 800, कुछ नहीं बताया कि कौन पे किया कौन बियर करा। तो यहाँ पे देखो, मैंने नोट में लिखा था आपको कि अगर नथिंग इज मेंशन अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो अज्यूम क्या करोगे, दैट फर्म हैज मेट द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। फर्म नहीं मेट किया है और वही बियर कर रहा है, यही अज्यूम कर लेना। तो यहाँ पे फर्म का जब एक्सपेंस है तो फर्म कैसे एंट्री करता है? रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेगा, और क्योंकि पे भी वही कर रहा है तो टू कैश बैंक। तो चलिए देखते हैं। सॉरी, इसका एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 800। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है, अगर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 800 का है, पेड किया है प्रभु, प्रभु नाम का एक पार्टनर है, वो पे किया है, बियर नहीं कर रहा, वो पे कर रहा है। तो इसका मतलब बियर कौन करेगा? फर्म करेगा। पर पेमेंट किसने किया? पार्टनर ने किया। तो अब की बार फर्म कैश के थ्रू एंट्री नहीं करेगा, वो प्रभु को पेमेंट करेगा फ्यूचर में। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करके बुक कर लेगा एक्सपेंस को रियलाइजेशन अकाउंट करके, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देगा ताकि उसको फ्यूचर में पे कर पाए। देखो सेकंड केस में एंट्री क्या बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 800 क्योंकि एक्सपेंस बुक कर लिया, और प्रभु के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पे बियर भी वही किया, पे भी वही किया। यहाँ पे बियर वो किया पर पे कोई दूसरा किया, तो उसको वो पे कर देगा, बस मामला खत्म वहां पे। ठीक है। थर्ड केस क्या है, गीता अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर विच शी वॉज अलाउड अ रेमुनरेशन ऑफ 10,000। गीता एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन। बियर कौन कर रही है? गीता। ये ध्यान रखिएगा। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 9500 पेड बाई गीता। अब यहां देखिए, बात हुआ था 10,000 का, पर एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ? 9500। और पे किसने किया? गीता ने किया, फॉर्म ने कुछ नहीं पे किया। अब आपको लगेगा कि 10,000 में बात हुआ था, 9500 हो गया, तो फॉर्म ज्यादा क्यों करे? अब गीता ने कम पे किया ज्यादा पे किया, वो गीता की परेशानी है, उसने कैसे वहां पे जाके बार्गेन किया, ये उसकी इफिशियंसी है। अगर उसको फायदा हो जाता है तो हो जाएगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपने कितने पे बात किया था? 10,000 पे, तो आप बुक्स में एंट्री 10,000 पे ही दिखाओगे। तो हम लोग क्या एंट्री दिखाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट पे हम बुक करेंगे 10,000, और गीता को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 10,000, क्योंकि इसको फ्यूचर में हमको पे करना है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा आपका एग्रीमेंट कितने पे हुआ। अगर एग्रीमेंट हो चुका है पहले से तो आप वही अमाउंट लेके चलो। अगर गीता को एक्सपेंस ज्यादा पे करना पड़ता 12,000, तो भी हम 10,000 ही पे करते हैं। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर, इसको ध्यान से देखना। जानकी अ पार्टनर अग्रीड टू लुक आफ्टर द रिजोल्यूशन वर्क, और कमीशन तय हुआ 5,000 पे। जानकी अग्रीड टू बियर द रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस, बियर भी वही करेगा। एक्चुअल रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस हुआ 5,500, 500 ज्यादा, पर वो पे कौन किया? मोहन, अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जानकी। अब यहाँ पे ये अलग ही केस आ गया। तो एग्जाम में ऐसा कोई नया चीज दे देता है,
अब आप खुद ही सोचो, ये है फर्म, यहाँ पे देखो ये फर्म है, दो पार्टनर है, एक जानकी और एक मोहन। एक्सपेंस हुआ, जो भी एक्सपेंस हुआ, पेमेंट करना था जानकी को, पे कर दिया मोहन। तो मोहन जानकी से क्लेम नहीं करेगा पैसा, मोहन फर्म को बोलेगा कि मैंने इतना पे कर दिया, मुझे इतना पैसा दिलवाओ। फर्म जानकी से पैसा लेगा, जानकी से पैसा लेगा फर्म, और मोहन को वो ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, चलिए इसको एंट्री में कैसे करेंगे वो देखते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना हुआ, पहले क्वेश्चन देख ले एक बार। जानकी से तय हुआ था बात 5,000 पे, एक्सपेंस हुआ 5500। मैंने कहा था ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा बात कितना हुआ पे 5,000 पे, तो हम कितना का जिम्मेदारी लेंगे 5,000 का, 5,000 रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और जानकी जो डिफरेंस है 500 ज्यादा जो एक्सपेंस हो गया वो कौन बियर करेगा, जानकी बियर करेगा। तो जानकी को डेबिट कर देंगे 500 से, रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे 5,000 से, और मोहन को क्रेडिट कर देंगे 5500 से। मतलब मोहन को 5,000 हम अपने पॉकेट से दे देंगे, क्योंकि वो जानकी को ना देके मोहन को दे देंगे, और जानकी से 500 रुपया डेबिट कर लेंगे, उसके अकाउंट से काट लेंगे और मोहन को ट्रांसफर कर देंगे, ताकि मोहन के अकाउंट में 5500 वापस आ जाए, क्योंकि इसने 5500 पे कर दिया था। तो इसका एंट्री ऐसे होता है। इसको दो एंट्री में भी कर सकते हो, एक में भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। चलिए नेक्स्ट केस, एक पार्टनर है कविता, एग्री टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर अ कमीशन ऑफ 9,000। शी ऑल्सो एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, कविता took over furniture 9,000 for her commission and furniture has already been transferred to realization account. अब यहाँ पे देखिए, कविता जो है उसने कहा कि मैं पेमेंट करूंगी और मैं ही बियर भी करूंगी, और इसके बदले में उसने फर्नीचर ले लिया। फर्नीचर हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। अब जब फर्नीचर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं तो क्या एंट्री पास किए होंगे, आप देखो ध्यान से, इसका एंट्री देखोगे तो एंट्री हुआ होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ठीक है, अब ये एक्सपेंस जो तय हुआ है 9,000, ये 9,000 पे बात था। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना पे तय हुआ है, ये भी तय हुआ है 9,000 का। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना, 9,000। नाम था इसका, क्या नाम था, कविता। ठीक है, और कविता ने बदले में फर्नीचर ले लिया। तो अब देखिए, जब कोई एसेट्स हम किसी पार्टनर को पे करते हैं, तो कविता मेरे लिए कितना पेमेंट करना था, कविता को पेमेंट करना था, कविता के कैपिटल अकाउंट में जाना था 9,000। तो अब यहाँ पे एक लाइबिलिटी है मेरे पास 9,000 का, ठीक है, और एक एसेट था 9,000 का। तो जब कोई लाइबिलिटी कोई एसेट ले लेता है, उस केस में हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई एंट्री नहीं होगा। तो उसी लॉजिक के आधार पर आपको यहाँ पे ये समझना है कि जब भी कोई एसेट कोई लायबिलिटी को ले लेता है तो वहां पे आप क्या करोगे, कोई भी एंट्री पास नहीं करोगे। तो यहां पे देखो कोई एंट्री पास नहीं होगा। ठीक है, लास्ट ये हमारा पॉइंट है। एक डेटर है रविंदर 19,000 का, हु एग्री टू पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस विच वेयर 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। यहाँ भी वही बात आ गया, सेम लॉजिक। रविंदर डेटर था, मतलब उसको हमको पैसे देने थे, उसने बोला कि आपका सारा डिसोल्यूशन का जो खर्चा वो हम देख लेंगे, ठीक है, आप हमसे पैसा मत लो। तो यहाँ भी वही बात है, रियलाइजेशन एक्सपेंस एक मेरा लाइबिलिटी था, हम वो ना पे कर, वो पे नहीं कर, मेरे बदले में वो पे कर दिया, तो मेरा एक लाइबिलिटी भी खत्म हो गया, एक एसेट भी खत्म हो गया। तो लाइबिलिटी और एसेट आपस में सेटल कर गया, तो इसका भी एंट्री आपके बुक्स में नहीं होगा। देखिए, इसका भी एंट्री आपके बुक्स में नहीं होगा। क्लियर? चलिए यहां पे आके आपका ये एक केस खत्म हो गया। अब इस रियलाइजेशन के प्रोसेस से हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉफिट हो जाए या कुछ लॉस भी हो सकता है। उसको उसके लिए क्या करोगे एंट्री, तो वो एंट्री मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना, लॉस होता है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना, ओल्ड रेशियो में। ठीक है,
चलिए रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट आप देख लीजिए कैसे बनता है। जितना ये पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1, जितना भी एसेट है उसको ट्रांसफर करते हैं एक्सक्लूडिंग कैश बैंक, फिक्टिशियस एसेट, ठीक है, उन सबको छोड़ के, या पार्टनर का कोई लोन है तो, या उसका करंट या कैपिटल अकाउंट है वो, डेबिट बैलेंस अगर उन सब चीजों का, तो पार्टनर का करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, उनको भी ट्रांसफर मत करना। लायबिलिटी साइड में देखें तो सारा लायबिलिटी जाता है एक्सक्लूडिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल, रिजर्व्स, कैपिटल या करंट या लोन फ्रॉम पार्टनर, इन चीजों को छोड़ के। अब ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, इन एसेट्स को बेचोगे, तो जब भी बेचोगे तो क्या एंट्री होगा। अच्छा हाँ, कभी कभी प्रोविजन भी रहता है कोई एसेट का, तो वो भी आपको ले लेना है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, वो भी शो करना है, ठीक है। तो ये इसी का पार्ट है एक तरह से। अब इन एसेट्स को जब बेचते हैं तो क्या आता है, पैसा। तो पहले बैंक या कैश आएगा, ये आपका अगला स्टेप हो जाएगा। अब इन पैसे से आपको पेमेंट करना है, तो सबसे पहले टू बैंक कैश, जो भी लायबिलिटीज को पेमेंट करूँ तो क्या एंट्री होगा, टू बैंक कैश। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसको भी डायरेक्ट पेमेंट कर दो तो भी टू बैंक कैश। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस को पेमेंट करोगे तो अगेन टू बैंक कैश। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट से पैसा आता है तो बाई बैंक कैश। पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड, जाएगा तो डेबिट साइड। और कुछ है, हाँ, पार्टनर अगर कोई एसेट लेके चला जाए तो उसे कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे तो बाई पार्टनर्स कैपिटल। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी लेके चला जाए तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल करोगे, उसके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करोगे। अगर लॉस होता है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे बाई पार्टनर्स कैपिटल करके। तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट का पूरा फॉर्मेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लोन बाई फर्म टू पार्टनर। अगर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को तो क्या करते हैं, तो फर्म के लिए एसेट माना जाता है। तो यहां पे याद रखना कि अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है ना, तो इसको सीधा सीधा उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, ठीक है, उसके कैपिटल में जाके मर्ज हो जाएगा वो। बट अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो यहां पे आपको एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। यहां पे देखो, ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है, इसके लिए एक लोन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा अलग से सेपरेटली, और उसके लिए फिर अलग से एंट्री होगा लोन बाय पार्टनर टू कैश बैंक, क्योंकि मैंने बताया था इसका सीक्वेंस आता है रियलाइजेशन के बाद, पर कैपिटल से पहले इसको पेमेंट करना है, इसलिए इसका एक सेपरेट अकाउंट बनेगा। एंड एट लास्ट जो कैपिटल अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट बनाओगे और कैपिटल का पेमेंट करोगे। ये देखो, फॉर क्लियर ऑफ हिज डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस एज द केस में भी, जो भी हो। अगर पार्टनर का डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर पैसा लेकर आएगा, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो पार्टनर पैसा लेके जाएगा। ये सब तुम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे। तो ये मेनली कम ही मिलता है कि उसका डेबिट बैलेंस हो। इंसॉल्वेंसी केस में होता है, आप लोग को वो केस कवर नहीं करना है, आप लोग को मेनली यही मिलेगा क्रेडिट बैलेंस वाला, मतलब पार्टनर का जो कैपिटल है उसको पेमेंट करना है। तो एंट्री होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। फिर कैश और बैंक अकाउंट एक ये लेजर आपको बनाना होगा, जहां पे कैश बैंक का ओपनिंग बैलेंस ले लेना। कहां से लोगे, तो बैलेंस शीट से लोगे। अगर मान लीजिए आपके बैलेंस शीट में कैश और बैंक दोनों का बैलेंस दिया हुआ है तो दोनों को मर्ज कर देना, ठीक है, कैश को बैंक के साथ या बैंक को कैश के साथ। कैसे करोगे, देखो मैंने यहां पे लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक and all the receipt are entered on the debit side of this account and all the payment are entered in the credit side of this account। जैसे कैश लेजर बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं। This account must be prepared and closed last of all and the total of both the sides of this account must be equal। ठीक है, ये नोट पढ़ लो। अगर कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस दोनों है तब क्या करोगे, तो ओनली वन अकाउंट आइदर कैश या बैंक इज प्रिपेयर्ड। अगर कैश अकाउंट बनाना चाहते हो तो एक काम करो, एक एंट्री पास करो और बैंक से पैसा निकाल लो और कैश में मर्ज करा दो। अगर बैंक अकाउंट बनाना चाहते हो तो कैश बैलेंस को बैंक में जमा करा दो,
तो और उसके बाद बनाओ, तो अब वो आपको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। ये हम लोग बात कर चुके थे कि जब पार्टनर एसेट ले जाता है तो कैपिटल अकाउंट उसका डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी लेके जाएगा तो कैपिटल अकाउंट उसका क्रेडिट हो जाएगा। गुडविल के बारे में देख लो, अगर बिजनेस में गुडविल है तो क्या क्या केस बन सकता है। अगर गुडविल पहले से है बैलेंस शीट में, तो जैसे बाकी एसेट को ट्रीट करते हो इसको भी वैसे ही ट्रीट करोगे, इसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे और एंट्री होगा रियलाइजेशन टू गुडविल। दूसरा, अगर गुडविल नहीं है बैलेंस शीट में तो कोई एंट्री नहीं होगा। अगर गुडविल से कुछ पैसा रियलाइज होता है तो एंट्री होगा कैश बैंक टू रियलाइजेशन, जैसे दूसरे एसेट होता है वैसे इसमें भी होगा। अगर गुडविल कोई पार्टनर लेके चला जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। अगर क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कुछ नहीं बताया है कि उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो मान के चलना कि अज्यूम क्या करना, कुछ भी रियलाइज नहीं हो रहा, नील मान लेना। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लिया है मैंने आपको समझाने के लिए। 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, उनका रेशियो है 3:2:1। ये आपके पास बैलेंस शीट दिया हुआ है, ये एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे इसको, एक बार एडजस्टमेंट पहले देख लें। तो एक्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट 25% मोर देन द बुक वैल्यू, वाई टुक ओवर डेटर अमाउंटिंग 5,000 at 4,000, remaining debtor realized 75% of their book value. Stock is sold 59,000 and plant is sold for 40,000. Expenses of realization 1,000, and also found that there is a liability of 8,000 for damages, unrecorded liability had to be paid. Prepare necessary accounts. तो रियलाइजेशन अकाउंट बना लो। पहला स्टेप, सारे एसेट को ट्रांसफर कर दो बुक वैल्यू पे, सारे लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दो बुक वैल्यू पे, इंक्लूडिंग रिजर्व वगैरह जो है वो सब। ठीक है, जो एसेट्स का अगेंस्ट रिजर्व होता है वो सब। ये 2 स्टेप तो आपको सिंपली बस ट्रांसफर करना है। बैलेंस शीट का ये वाला हिस्सा उठा के, ये बैंक तो जाएगा नहीं, डेटर वाला ये वाला हिस्सा उठा के पूरा का पूरा आपको यहाँ से वहाँ ले जाना है क्रॉस, और आउटसाइडर लोन वाला हिस्सा उठा के इधर ले जाना है क्रॉस। बस इतना ही करना आपको पहला तो ये। अब यहाँ से देखो कैसे कैसे पेमेंट हो रहा है, बता दिया आपको। तो बाय बैंक अकाउंट एक कंबाइंड अकाउंट बना लो और उसमें नीचे दिखा सकते हो कि डेटर में कितना आया, स्टॉक में कितना आया, ये सब आप अलग से दिखा सकते हो। जैसे डेटर स्टॉक कितना दे रहा है, प्लांट से कितना आ रहा है, ये सब आपको दिखा दिया। डेटर बोला 75% ऑफ देयर बुक वैल्यू, बोला ना कि वाई डेटर ले गया है 5,000 पे एट 4,000, 5,000 का डेटर ले गया है वो 4,000 में। डेटर था कितना आपका 15,000, 5 ले गया तो 10 बचा, और जो 10 है वो कितना मिल रहा है 75% उसमें से मिल रहा है, मतलब 7,500 आ रहा है। स्टॉक के बारे में बोल दिया 59,000 आ रहा है, प्लांट के बारे में बोल दिया 40,000 आ रहा है। तो ये सारा कैश यहाँ दिखा देना। ठीक है, जो डेटर ले गया वाई, उससे वाई के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। एक्स इन्वेस्टमेंट ले गया तो एक्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो, वैल्यू कम करके जितना वैल्यू की बात हुआ है। लायबिलिटी की बात करें तो आपका एक्सपेंस है रियलाइजेशन का 1,000, वो दिखा दो। फिर क्या बोला है, एक आउटसाइड लायबिलिटी आया है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 8,000 का, वो भी दिखा दो। क्रेडिटर कुछ नहीं बोला है कि क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है, कैसे करना है हमको, तो आप क्या मान के चलोगे कि पूरा का पूरा बुक वैल्यू उसका पेमेंट हो जाएगा। देखो 2 क्रेडिटर है, एक 18,500 ये, एक एक्स की वाइफ का लोन है, मिसेस एक्स मतलब एक्स की वाइफ, ये भी आउटसाइड ही माना जाता है। तो इनका बुक वैल्यू को ले लो, ये देखो, और इसको पेमेंट कर दो। अब इनको कंपेयर करो, देखो कौन बड़ा हो रहा है। तो हमारे पास लॉस निकल के आ गया, मतलब एसेट से रियलाइज कम हुआ और लायबिलिटी को पेमेंट ज़्यादा करना पड़ा, तो लॉस निकल के आ गया। ये लॉस ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा तीनों पार्टनर के बीच में। इसके बाद एक लोन अकाउंट आपको अलग से बना के दिखाना पड़ेगा, एक लाइन कहीं सही पर दिखाना पड़ेगा। तो उसमें सिर्फ एक्स का जो लोन है वो दिखाओ और उसको पेमेंट कर दो। फिर कैपिटल अकाउंट बनाओ। कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे देखना, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था आपके पास। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, उसका लायबिलिटी नहीं था। इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन फंड है और इन्वेस्टमेंट भी है,
तो वो तो आपस में एडजस्ट कर जाएगा, ठीक है। बट वर्कमैन कंपनसेशन नाम का जो रिजर्व है उसका कोई लायबिलिटी नहीं है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था कितना, यहाँ देखें तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है आपको 30,000। इसका कोई लायबिलिटी नहीं दिया, 1 आई एडजस्टमेंट में दिया, तो ये पूरा का पूरा रिजर्व कहाँ चला जाएगा। आप इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर मत करना, इसका आसान तरीका है कि आप इसको सीधा सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ओल्ड रेशियो में, लाइक अदर रिजर्व्स। अगर कोई लायबिलिटी होता तो लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस है वो ट्रांसफर कर देते, ठीक है। फिर बाकी जो एसेट्स लेके आया उसको एडजस्ट कर लो, जो लायबिलिटी लेकर आया लायबिलिटी को लेके गया नहीं है, फिर लॉस को ले लो, जो लॉस का जो हिस्सा वो ले लो, और जो डिफरेंस निकल के आया इसको बैलेंस सीडी नहीं बोलोगे, इतना तुम क्या करोगे, टू बैंक अकाउंट करके फाइनल पेमेंट कर देना। मतलब इसको 5,000 मिलेगा, इसको 32,000 मिलेगा, इसको 30,000 मिलेगा। ये कैसे आया, तो इस 45,000 माइनस 15,000 कितना बचा, 30, 66,000 माइनस 46,000 तो बचा आपका 32। फिर यहाँ पे 75,000 माइनस ये दोनों का सम, तो बचा कितना, 5,000। अब इन सबको बैंक अकाउंट में शो कर दो। तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस यहाँ से ले लेना, बैलेंस शीट से 1,000। अगर ओवरड्राफ्ट होता तो नेगेटिव साइड जाता, पर यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है नहीं, तो बैंक का बैलेंस वहाँ से उठा लो 1,000, यहाँ ओपनिंग बैलेंस आ गया डेबिट साइड में। टोटल पैसा जो आया एसेट्स को बेच के वो यहाँ ले लो, तो ये सारा रिसिप्ट हो गया। इसमें से माइनस करो एक्सपेंस, कोई डैमेजेस वगैरह है वो, कोई क्रेडिटर का पेमेंट है वो, कोई लायबिलिटी का पेमेंट है वो, ये सब माइनस हो जाएगा, ये सब पेमेंट हुआ है। फिर एक्स के लोन को पेमेंट किए हो, फिर एक्स के कैपिटल को पेमेंट किए हो, वाई के कैपिटल को पेमेंट किए हो और जेड के कैपिटल को पेमेंट किए हो। आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपका जितना रिसिप्ट है उतना ही पेमेंट आ रहा है, और ये बैलेंस कितना हो जाएगा, नील। इसका मतलब कि आपका क्वेश्चन सही बना है, ठीक है। ये हमको देखना, ये चेक करने का एक तरीका भी है कि कैश लास्ट में नील हो जाता है, ठीक है। इसका जो अजम्पशन मैंने यहाँ लिख दिया कि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो हमेशा मानते हैं क्रेडिटर और आउटसाइड लायबिलिटी कितना पेमेंट करते हैं, फुल में। गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है, तो उसको अदर एसेट की तरह ही हम लोग पहले ही बात किए थे, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे, और अगर कितना पेमेंट आया है कुछ नहीं बताया तो क्या मानोगे, कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ है, इसका भी वैल्यू नील पे हो गया है। ये सब तो हम लोगों ने कर लिया है, बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, इसका ओवरव्यू हम लोगों ने ले लिया। तो मोस्टली यही 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभार आपको ये जो जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन है ये ज़्यादा फेमस है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सारे जर्नल एंट्री स्पेशली आप पढ़ के जाओगे क्योंकि मिक्स करके आ जाता है। वैसे भी मैं जो अगला सीरीज लाऊंगा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्चुअली। आप बताइए कैसा लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी करिएगा। ओके, सो थैंक यू।